यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। ये रूम प्राइवेट भी है और सबसे सेफ भी। बैठो। वो एक आलीशान कमरा था। वो तीनों बैठ गए। तब अभिनव बलराज को बहुत ध्यान से देख रहा था। बलराज, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन फिलहाल वो अंडरकवर है, इसलिए उससे तुम्हें मैं बाहर नहीं मिल पा सकता था। Sir, your snacks and drink. Sure. Cheers. Cheers. तो यही है टाइगर। हाँ, ये है हमारा टाइगर। और मैं चाहता था ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिल ले, और मिलने के बाद जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ने में ये हमें लीड करे। माफ करना दोस्त, पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। वो क्या है ना, सब कुछ तो तू ही बोल रहा है। हमारा ये टाइगर गूंगा है क्या? हाँ? बलराज, तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफ करना दोस्त, माफ करना। बोलना अच्छी लगी मुझे तुम्हारी। अच्छा, हो गए तुम बॉस, लेकिन ये मत भूलना तुम किसके सामने बैठे हो। टाइगर हूं मैं। टाइगर ना ही चुप रहता है, ना ही धीरे बोलता है। टाइगर सीधा धाड़ता है। तो तुम टाइगर हो, ठीक है। तो टाइगर ये बताओ, इतने सालों से कहां थे तुम? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतने सालों के बाद तुम हमारे सर पे आके बैठ जाओ और हम मान लेंगे कि तुम टाइगर। मजाक तो नहीं हो रहा है? क्यों अकरम, सही कहा ना? और जिस गति की तुम बात कर रहे हो ना, उसको लिया नहीं चाहता, कमाया चाहता है। आई बात समझ में? अच्छे से जानता हूँ, छीनना मेरे खून में भी नहीं है। मैं इतने सालों से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था, ये सब समझाने को तो हमारे पास टाइम नहीं है शायद। और रही बात कि मैं टाइगर हूं या नहीं हूं, ठीक है, तुम तरीका बताओ, साबित कर दूंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। अकरम ने मुस्कुराते हुए अभिनव को देखा। उसकी आंखों में अभिनव के लिए गर्व की भावना झलक रही थी। उसने जितना सोचा था, अभिनव उससे भी खूंखार था, लेकिन बलराज के माथे पर शिकन बरकरार थी। उसकी आंखों से पता चल रहा था कि वो इतनी जल्दी अभिनव को टाइगर नहीं मानने वाला था। वैसे भी पूरे ग्रुप में अगर बलराज किसी चीज के लिए जाना चाहता था तो वो थी उसकी जिद। वो इस बात को नहीं बचा सकता था कि कल को एक बच्चा उसके सर पर बैठकर राज करे। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा क्या? पर मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो कि तुम टाइगर हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज देना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हो? रिलैक्स करो, रिलैक्स। लेट्स फाइट, लड़ते हैं। अगर तुम जीते तो हम मान लेंगे कि तुम टाइगर हो, लेकिन अगर तुम हारे तो हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से कहीं बहुत दूर जाकर सेटल हो जाना। बलराज, क्या कह रहे हो तुम? ये सही नहीं है। Let's fight.
कब करनी है लड़ाई? ये सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव बलराज को हरा पाएगा या उसे अपने पिता का दिया हुआ सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। नहीं टाइगर, होल्ड। देखो, तुम्हें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। That's it. अगर मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। आज जो बलराज मेरे मुंह पे बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कल को कोई ऐरा गहरा मेरी पीठ पीछे बोला है। अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने एक गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट एरेना में आ गया था। ये वही एरेना थी जहाँ पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। उस बड़ी सी एरेना में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। एक बार फिर सोच, मैं आज तक इस रिंग में हारा नहीं। उस रिंग में आज तक इसलिए नहीं आ रहे हो बलराज क्योंकि तुम्हारा सामना आज से पहले संजय के बेटे टाइगर से नहीं हुआ था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे? मुझ पर या इस पर? बेवकूफों जैसी बात मत करो। भला टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? दोस्तों, बहुत बुरी तरह बचता हूँ। दुनिया हंसेगी तुम पर। वो दिखाने लायक नहीं रहोगे। चलो फाइट शुरू करते हैं। अभिनव ने बलराज को ऊपर से नीचे तक देखा। वो देखने में भारी था और अभिनव उसके इसी भारीपन पर वार करने वाला था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन रह गया। और एक बात हमेशा अपने आखिरी सांस लड़ना है। समझ गया ना टाइगर? ये किसको लेकर आ गए? ये हम पे राज करेगा? हाँ? मैंने कहा था कि कोई भी हमारे सर पे आकर बैठ जाएगा और बोलेगा कि मैं टाइगर हूँ, और हम मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। और उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता। उससे पहले ही अभिनव को होश आ गया और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। अभिनव गंभीर था। उसे याद आ रहा था कि बचपन से उसके पिता संजय ने उसे लड़ना सिखाया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुक करके उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया। अरे बलराज, सरेंडर कर दो। क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हार गए। बलराज एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया। अभिनव ने बलराज को छोड़ा पर चुपचाप रिंग के कोने में जाकर खड़ा हो गया। बलराज ने मुश्किल से अपने भारी भरकम शरीर को उठाया और दर्द में कराहते हुए बोला, अकरम, मैं जानता हूँ तू बहुत खुश हो गया। बलराज की कमर में मोच आई थी और उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, कहाँ से सीखा ये सब? ये सब मुझे विरासत में मिला है, मेरी उस गद्दी के साथ। जरा पियोगे मेरे साथ? आज की पार्टी मेरी तरफ से। बलराज, ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि टाइगर जी, क्या आप मेरे साथ शराब पिएंगे, पार्टी करेंगे? इस तरह। टाइगर जी, क्या आप आज मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? पार्टी करेंगे? हाँ? ओके? राइट। क्यों नहीं? ना देखो मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उन्हें सब पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम जहाँ भी हो अभी कभी घर हो। क्या अभी? हाँ तो
इतनी हैरान होने की जरूरत नहीं है, जो किया उसे भुगतो। अकरम, मैं अकरम बलराज, मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। मुझे घर पहुंचना है, मेरे ससुराल, मेरे सास ससुराल। ससुराल? तुम्हारी शादी कब हुई? किल मिलानी है, कभी और बताओ। सब ठीक तो है ना? हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं बलराज, अभी फिलहाल इसकी असली पहचान किसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि टाइगर लौट आया है। ठीक है, मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो। चलो मैं निकलता हूँ, और अकरम तुम्हें याद है ना मुझे नई नौकरी के लिए। डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। टाइगर, चलो, ये वही शराब है जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को जाकर पिला देना, उनके साथ पुश्तों में किसी ने नहीं पी होगी। इससे प्लीज आएंगे अकरम। तुम्हें ही वापिस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने की। अब आजा, के अंदर रिंग में रहेगा। कुछ देर के बाद गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। आज ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत एक्सपेंसिव है, हैं? क्या खुशबू है, देख। क्या तुम भी? मुझे तो लगता है ये बॉटल्स कैसे चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? और तुम ये सब क्यों लाए हो यहाँ पे? हमारे बेटी के साथ जबरदस्त करने के बाद हमें रिश्वत देना चाहते हो तुम? ये चोरी की हुई शराब? सॉरी, लेकिन ना ही मैंने किसी के साथ जबरदस्ती की और ना ही कोई चोरी की है। अच्छा, तो फिर मेरी बेटी के साथ तुम्हारा भूत सोया हुआ था? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि तुम मेरी बेटी की जायदाद हड़प कर सको? तुमने कहा तुम और कहा मेरी बेटी। अभिनव को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो। कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अनन्या के साथ एक बिस्तर पर सोया था, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अनन्या के कमरे में कैसे पहुंच गया। अगर उसे पहले से ये सब पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। पर आखिर में अभिनव ने कोई सफाई नहीं दी। उसे पता था कि कोई फायदा नहीं होगा। गूंगे हो? मुंह में जुबान नहीं है तुम्हारे? शर्मिला, बैठ। अभिनव, बैठ जाओ। शर्मिला अभी भी गुस्से में उसे देख रही थी। अभिनव बैठा और राजीव ने आगे कहा, तो वहाँ जो कुछ भी हुआ है, हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, और अनन्या को भी ये मालूम नहीं है कि उसके साथ कैसे हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। चलो, अब जो कुछ भी है, तुम्हारे और अनन्या का रिश्ता तो बदल नहीं सकते। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। अभिनव, तुम क्या करते हो? मैं एक डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ये शब्द किसी बॉम्ब की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, अभिनव, तुम्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, और वो भी अच्छी वाली। तभी तो मेरी बेटी के साथ लीगली शादी कर सकते हो। चलो, अब तुम जा सकते हो। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखा कितना ठीक है ये? ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। जेब में 10 रुपए नहीं है और चल ऐसे रहा है जैसे जंगल का टाइगर हो। राजू, तुम्हें लगता है इस जैसे लीडर को कोई नौकरी पे रखेगा? रखेगा नहीं, रखेंगे। मेरे लिए काम की कमी नहीं है। सुना तुमने? राजीव भी अभिनव की बात सुन हैरान हो गया। इतने में अभिनव शर्मिला के पास आया और बोला,
अगर मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई तो क्या आप मुझे ये साबित करने का मौका देंगी कि मैं अनन्या से शादी करने के लायक हूँ? कॉन्फिडेंस है। वर्ड में ऐसा कॉन्फिडेंस? और तो नौकरी का मतलब ये नहीं है कि कल के तुम किसी पार्किंग लॉट में जाके बैठो और लोगों की गाड़ियों के रसीद पर। मेरा मतलब है नौकरी जैसी नौकरी, असली नौकरी, सही वाली नौकरी। और अगर कल तक तुम्हें ऐसी नौकरी मिल जाती है ना, तो तुमने जो कुछ भी अभी कहा उसके बारे में एक बार सोच सकती हो। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता था। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। वैसे भी अब दोनों पति पत्नी थे। ऐसे में अभिनव जैसे तैसे उस बड़े से घर में अनन्या के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। क्या है? बात बहुत हो गई, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या तुमने मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो तुम्हें जगह दो सोने की। बोलो, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर से तुम्हें अपने कमरे में आने दूंगी? तो मैं और कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता, जो करने करो, बट पैरेट का मैं तोड़ दूंगी। अभिनव पहले तो नहीं डरा, पर जब दरवाजा उसके पैर को छूने ही वाला था कि उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह ना मालिकों के कमरों में नहीं, घरों के स्टोर रूम्स में होती है। ये सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। अब आगे क्या होने वाला था, कहाँ सोने वाला था अभिनव, और क्या उसे इस घर में कभी इज्जत मिल पाएगी, और क्या होगा जब अनन्या के घर वालों को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चलेगा। जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चलो मानता हूँ उस रात में शराब के नशे में था, लेकिन इसे अपने कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोने की क्या जरूरत थी। अभिनव ने अपने आप से कहा। वो अभी भी अनन्या के कमरे के बाहर खड़ा था। उसे पता था कि उसे बाकी कमरों में भी कोई जगह नहीं मिलने वाली है, इसलिए जहां इस घर के नौकर सोया करते थे, अभिनव वहां चला गया। वहां उसे किस्मत से एक बिस्तर खाली मिला और अभिनव उस पर जाकर सो गया। अभिनव को कब नींद लगी और कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। वो जल्द से जल्द तैयार हुआ और AK प्राइवेट लिमिटेड पहुंच गया। जैसे ही वो कैब से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर सनी पर पड़ी। सनी ने भी उसे देखा और चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, आहा, देखो जरा कौन आया है, सिक्योरिटी। वो अभिनव को अंदर नहीं आने देना चाहता था। सनी की एक आवाज पर सिक्योरिटी वाले वहां आकर खड़े हो गए। सनी ने कहा, इस फटीचर को अंदर मत घुसने देना, यह अकरम सर को परेशान करने के लिए यहाँ आया है। सुनते ही सिक्योरिटी वाले अभिनव का रास्ता रोककर खड़े हो गए। सनी अभिनव और सिक्योरिटी के बीच में आकर खड़ा हुआ और बोला, अभिनव, तुम्हें एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को एक्सेप्ट कर लो और लाइफ में उसके हिसाब से आगे बढ़ो। तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो दोनों दोस्त थे। जब तुम्हारे पिताजी का अकरम सर के साथ घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ, तो तुम्हें उनके आगे पीछे घूमने से क्या मिल जाएगा। सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वो सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उसे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, इतने में एक सुंदर सी लड़की काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में उसकी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही सिक्योरिटी वालों से कहा, तुम लोग जा सकते हो, ये मेरे साथ है। इतना कहकर उसने अभिनव की तरफ देखा। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और अब यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अकरम की सेक्रेटरी जेनी ने उसे शांत रहने का इशारा कर दिया था। अभिनव को सनी के चेहरे पर छाया मातम देखकर काफी खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराया और जेनी के साथ निकल गया। आपको अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अभिनव भी उसके पीछे पीछे अंदर आया और बोला,
तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सॉरी, जेनी ने कहा। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठा